नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम 20 प्रश्न लेके आए हूँ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है, फॉर्मर एजीएम आरबीआई। ये पार्ट 13 है, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरबीआई ग्रेड बी। लास्ट टाइम ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से जो लेवरेज रेशियो है डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में, वो कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर, और आप लोगों में से कई लोगों ने इसका आंसर दिया है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 3.5% इसका सही आंसर है। लेवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं हम? कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय द एक्सपोजर मेजर। कैपिटल मेजर कैसे होता है? टीयर 1 कैपिटल, और एक्सपोजर मेजर क्या है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट, दोनों को मिला के लिया जाएगा। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है उनके लिए 4% है, बाकी बैंकों के लिए 3.5% है। यहाँ पे क्लियरली लिखा था अदर देन डीएसआईबी। डीएसआईबी के लिए ज्यादा है, क्योंकि वो बैंक अगर फेल होते हैं तो वो पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 3 बैंक है अपने यहाँ पर डीएसआईबी, आपको पता होंगे। द एसेट साइज ऑफ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कितना मिनिमम होना चाहिए एसेट साइज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एक एनबीएफसी का, टू बी आइडेंटिफाइड एट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो सिस्टम के हिसाब से, जो मैंने अभी बैंकों की बात करी थी उसके क्राइटेरिया अलग हैं। एनबीएफसी के लिए क्राइटेरिया कितना है कि अगर कोई एनबीएफसी का एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर है तो वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस साल में पास हुआ था, किस साल में आया था एक्ट? और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं। जैसे कि पैसे कपड़े की वो लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, लॉन्ड्री करा कपड़े को, तो गंदे कपड़े को साफ बनाया, ऐसे ही जो ब्लैक का पैसा है, इलिजिटिमेट मनी है, उसको लेजिटिमेट बनाते हैं। 2002 में पीएमएलए एक्ट आया। अगर कोई इलीगल पैसा है तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी तक सीज की जा सकती है, और ये बहुत सारा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ये एकदम टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में लग जाती है। रिसेंटली जून 2022 में आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे मास्टर कार्ड पे, वो हटा दिए गए, और ये रेस्ट्रिक्शन लगाए थे जुलाई 2021 में। किस चीज की नॉन कॉम्प्लायंस के लिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाए थे? आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें से। तो फ्रेमवर्क फॉर आउटसोर्सिंग की, पेमेंट की आउटसोर्सिंग और सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको लेकर स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज, यही मुद्दा है। क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो डेटा, उनके जो सर्वर है विदेशों में रखे हुए हैं, लेकिन आरबीआई बोल रहा था कि इंडियन कस्टमर का जो डेटा है वो इंडिया में रखा जाए, और अप्रैल 2018 में उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ये इंश्योर करने को बोला बैंकों को कि एंड टू एंड जो पूरी डिटेल और ट्रांजेक्शन्स की या और भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो इधर रखी जाए, इंडिया में रखी जाए, केवल इंडिया में ही हो सकती है वो। और इसके लिए कॉम्प्लायंस में रिपोर्ट करने को बोला, एक ऑडिट रिपोर्ट जो सीईआरटी का जो एम्पेनल ऑडिटर है वो सर्टिफाई करके देगा कि ये सारा कॉम्प्लायंस हो रहा है। तो ये लोग नहीं कर रहे थे, तो आरबीआई ने उनको नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया। अब वो रेस्ट्रिक्शन हटा लिया है, इसका मतलब वो इंडिया में डेटा रख रहे हैं। ई मैंडेट फ्रेमवर्क है जो आरबीआई का, उसमें क्या है, एएफए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिमिट बढ़ा दी। मतलब इतने से ऊपर के रुपए के लिए ही अब एडिशनल फैक्टर चाहिए, तो वो कितना बढ़ा दिया है उस लिमिट को? वो बढ़ा दिया है 15,000। पहले वो कितना होता था? 5,000 होता था एएफए लिमिट, अब वो 15,000 कर दी है। सारफासी जो है आरबीआई ने सारफासी जो राइट्स है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकों को, एनबीएफसीज को बहुत सारे अधिकार दिए इसमें। सारफासी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पर्पस भी पता होना चाहिए, और एग्जाम भी पे हम आपको वो कंटेंट और वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन 50% फास्ट होती है। डेमो देख लीजिए। सरफासी है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पहले इतने समझ लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि अगर आपके पास हाउसिंग लोन का अलग अलग लोन है, 80 लाख, 100 लाख, 50 लाख, ऐसा हाउसिंग लोन है, इसको आपने पूल कर दिया, इसको जमा कर दिया, टोटल पोर्टफोलियो बन गया, ऐसे हजारों लोन को मिला के माना 500 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। अब आपने इसको सिक्योरिटाइज कर दिया, इसकी प्रोसेस होती है पूरी, यानी कि इसकी सिक्योरिटी बना दी, जो सिक्योरिटी में
कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाएंगे। बैंक भी इन्वेस्टर हो सकते हैं, दूसरे लोग भी इन्वेस्टर हो सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन क्या है? जब कोई लोन खराब होता है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, का रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, और इसके बाद जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बैंक के, अगर कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास है तो आप उसको कब्जा ले सकते हो। इस टाइप के जो एक्ट में पावर दी गई है, सरफेसी में दी गई। और आर स्टैंड्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। कौन सा जो 5 स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, ब्रूस टकमैन ने जो बताए थे, तो किस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है? 5 स्टेज क्या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और किस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन ज्यादा है। तो 5 स्टेज आप देखिए। पहले आंसर तो है स्टॉर्मिंग, नाम भी स्टॉर्मिंग समझ में आ जाएगा। फॉर्मिंग, पहले लोग आते हैं, ग्रुप बनता है, लोग जमा होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, ग्रुप बनते हैं। एंजाइटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पे कि क्या होगा ग्रुप का। फिर होती है स्टॉर्मिंग, खूब कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहस होती है, डिबेट होता है, तो कोई एक डोमिनेंट ग्रुप निकलता है ना। लीडरशिप पे क्वेश्चन उठते हैं, अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर नॉर्मिंग होती है, अब ग्रुप के कुछ नॉर्म बन जाते हैं कि भाई ये ऐसे चलेगा, ये ग्रुप ऐसे चलेगा। वो अपने एक्टिव एंगेजमेंट में ग्रुप रहते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। फिर परफॉर्मिंग होती है, हार्ड वर्क पे काम होता है, केवल टारगेट पे काम होता है। लास्ट में फिर एडजॉर्निंग होती है, फिर टीम जो है अपने अपने रास्ते चल निकलती है। रिस्ट्रक्चरिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, ये पीछे जाके होती है। ये 5 स्टेज पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा टर्म है जिसमें जो है बोरोइंग जो है गवर्नमेंट की, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट ही आंसर है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के अगर हम फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछली बोरोइंग्स पे ली गई है, यानी कि अगर इंडिया ने IMF से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, उस पर जो ब्याज पे कर रहे हैं उसको हटा दो आप, तो उसके बाद जो बचता है प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट में से, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में तो जो इंटरेस्ट पेमेंट की वो भी काउंट होएगा, लेकिन वो तो अपने पिछले बार, एक्चुअली इस बार का थोड़ी ना है, तो पुराना लोन लिया था इसलिए उसका पेमेंट कर रहे थे EMI का, उसमें तो इंटरेस्ट पेमेंट उसको हटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है किस सिचुएशन में अच्छा है? जो लीडर जो है उसके पास ज्यादा एक्सपर्टाइज है बाकी लोगों के मुकाबले, लीडर कॉन्फिडेंट है कि वो अकेले कर सकता है, और लीडर जो है, टीम जो है वो एक्सेप्ट करेगी लीडर का डिसीजन जब अपने को ये जानकारी हो, और जब टाइम बहुत कम हो। तो देखिए क्लियर दिख रहा है इसमें कि टाइम बहुत कम हो तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही चाहिए। डिस्कशन का कहाँ टाइम है? लीडर अकेले कर सकता है तब भी वही काम करेगा। इन सारी सिचुएशंस में ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल जो है वो काम करेगी। इंडिविजुअली कैपेबल है, उसके पास एक्सपर्टाइज भी है। अभी जो गवर्नमेंट है उसने जो है प्रीमियम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बढ़ा दिया। प्रश्न यह है कि PMJJBY किस टाइप का लाइफ इंश्योरेंस है? और इसमें सही आंसर है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किया गया है इसमें, जिसमें जो रिस्क कवरेज है 2 लाख है डेथ के केस में, और प्रीमियम अभी हो गया है 436 रुपया। 436 से पहले ये जो था 330 रुपया था। एक मशीन है जो 2 लोग जिसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 लोग लगा रखे हैं। तो इसका मतलब जो बाकी 2 लोग हैं वो एक्चुअली कुछ ऐसा गेनफुल काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे। इस तरीके की जो बेरोजगारी है उसको क्या टर्म बोला जाता है? किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये? तो इसमें सही आंसर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ है। वो ऐसा लग रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, बट 4 लोग कर नहीं रहे हैं। काम तो 2 ही लोगों का था, 2 लोग तो वहाँ पे एक्चुअली टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें अगर सैलरी मिल भी रही है तो क्या, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और हम इस तरीके के डिस्कशंस रेगुलरली कर रहे हैं अपनी लाइव क्लास में, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं फेस टू के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की, जो आपको फायदा पहुंचाएंगे एग्जाम में। RBI ने रिसेंटली रिलीज किया पेमेंट विजन 25। उसमें कोर थीम है 4 E's की। क्या है वो 4 E's? 4 E's क्या है? इसका सही आंसर है ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, हर आदमी के लिए चाहिए, हर समय, हर जगह। 2025 विजन विजन 2025 तक जो एक्टिविटीज कैप्चर करी जानी है इसमें इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में ट्रू है? कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2014 में अनाउंस की थी, और ये DANULM का पार्ट है,
और फोकस स्कीम का है रूरल पुअर यूथ बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 35। तो फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, डे एनयूएलएम का पार्ट नहीं है ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम का पार्ट। फोकस इनका 15 से 35 के रूरल बच्चों पर है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो नीति आयोग है वो एग्जिस्टेंस में आया 2015 में, रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था, सही है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग क्रिएट किया गया जो एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक। हाँ, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। प्लानिंग कमीशन भी जो होता था उसका भी, प्लानिंग कमीशन को जो हेड करते थे वो प्रधानमंत्री करते थे। सारे सही है यहाँ पे। एमनरेगा जो स्कीम है उसमें एक मिनिमम इतने दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं। किसी को जबरदस्ती उठा के पकड़ के काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन एडल्ट मेंबर हैं अगर आपके घर में और वो फिजिकल वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, लेबर वाला काम करना चाहते हैं तो मिनिमम इतने दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। गारंटीड जो है फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च काउंटिंग होएगी। कितना दिन? आंसर है इसका सिंपल क्वेश्चन है 100 डेज, 100 दिन का मिनिमम गारंटी इसमें दिया गया है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। मिशन पोषण 2.0 जो लॉन्च किया है 2021 में, माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस के लिए जो बच्चों में और गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमन में और माताओं में जो इनके बच्चे छोटे हैं जिन्हें शिशु को दूध पिलाना होता है, उनके माल न्यूट्रिशन में निम्न में से कौन सी स्कीम जो है मिशन पोषण 2 के अंतर्गत आती है? ये 4 ऑप्शन है, आंगनवाड़ी सर्विस और एडोलेसेंट गर्ल की स्कीम, पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ये इसका हिस्सा हैं मिशन पोषण 2 का। निम्न में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? फील्ड लेवल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इरिगेशन में, उसमें सबको सम्मिलित करना बिल्कुल चाहिए कि तभी जाके और इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेंगी। कल्टीवेबल एरिया, जो सिंचाई युक्त कल्टीवेबल एरिया है उसको बढ़ाना बिल्कुल है ये भी। फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, जो वहाँ पे पानी की एफिशिएंसी है, जो वेस्टेज है उसको कम करना, बिल्कुल ये भी अभियान का हिस्सा है। और फार्मर्स को क्रॉप फेलियर्स के अगेंस्ट बचाना जो फ्लडिंग वगैरह में होता है, ये किसान कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कृषि सिंचाई योजना, PM कृषि सिंचाई योजना को अगर आप देखें, हर खेती को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है जिससे कि अपने जो है एक्विफायर्स वे रिचार्ज हो सकें, पानी की अवेलेबिलिटी भी बढ़े, अपना इकोसिस्टम भी टोटल प्रोटेक्टेड रहे। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर डील करता है? इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सेक्शन 149 ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। वरुण ने जो ऑफशोर IT प्रोजेक्ट लीड किए हैं, जो फॉरेन से प्रोजेक्ट आते हैं, और उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि वो क्लाइंट की कैसी भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो उनको वो एड्रेस कर पाता है और टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से वो डी फैक्टो चॉइस बन गया है, मतलब वो काम कर पाता है। तो किसी भी ऐसे ऑफशोर प्रोजेक्ट होता है उसमें एडवाइस देने के लिए सबसे बढ़िया फर्स्ट चॉइस बन गया है। तो इस प्रकार की जो पावर है जो वरुण को मिल रही है इस एक्सपर्टाइज से, इस किस प्रकार की पावर इसको बोलेंगे? क्योंकि देखिए मैंने वर्ड यूज किया है एक्सपर्टाइज, तो यहाँ पर कोई वो कोर्स सिर्फ डंडा नहीं मार रहा है किसी को, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है कि पैसे वैसे से काम नहीं हो रहा है, कोई रेफरल नहीं है, लेजिटिमेट की बात नहीं है क्योंकि ये सब लेजिटिमेट ही है। ये क्या है? एक्सपर्टाइज है, उसको जॉब की एक्सपर्टाइज आ गई है तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए वो पावर आ गई है उसमें। एक्सपर्ट पावर कम्स फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज। तो इस टाइप की हम पावर को बोलेंगे एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट होना। निम्न में से कौन सा एक अच्छा साइन है अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन सेपरेट है बोर्ड का चेयरमैन से। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, CEO है कंपनी का, वही बोर्ड को भी चेयर कर रहा है। अगर अलग करा तो ये बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर जो है माइनॉरिटी में है, तो इसमें क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ जाएगी? माइनॉरिटी होने से क्या फायदा हो जाएगा? ये तो उल्टा है।
इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर ज़्यादा हों तो हम बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर अलाउड है शेयर होल्डर्स को मिलने के लिए प्रेजेंस में बोर्ड की, केवल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द बोर्ड, केवल बोर्ड की प्रेजेंस में मिल सकते हैं। ये तो गलत है, इससे क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधरेगी? भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उन्हें जब मर्जी मिलना है मिलने दीजिए, जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के पाएंगे। आप उनको बोर्ड के सामने मिलने को क्यों बोल रहे हो? तो ये भी कोई अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का साइन नहीं है। तो केवल ए आंसर रहा आपका, बी और सी गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अनुसार जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी है वो फिल करनी होती है? नया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करना होता है पुराने प्रेसिडेंट के जाने से पहले। आजकल ये न्यूज में है क्योंकि अपने जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका टर्म पूरा हो रहा है। आपको इसका आंसर करना है कमेंट में। अगर आप गूगल ढूंढ के भी कमेंट में आंसर करोगे ना तो आपको बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। एक हफ्ते बाद आपको याद रहेगा कि वो कौन सा आर्टिकल था, एक महीने बाद रिवाइज करोगे फिर आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप बस सुन लोगे तो नहीं होगा। पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। हमारे मॉक टेस्ट सारे फ्री हैं, उनको प्लीज अटेम्प्ट कीजिए और आई एग्जाम बी पे आपको मिलता है 50% फास्ट प्रिपरेशन।